हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था रिसोर्सेज के टाइप्स कैसे कितने हैं और कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लैंड, साइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की कैसे कैसे हम इसमें लैंड और साइल की कैसे डिप्लेशन हो रही है और लैंड और साइल को हम क्या कंजर्वेशन मेथड्स हैं जिनके साथ हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि लैंड और साइल की कैसे डिग्रेडेशन हो रही है और कैसे हम इन दोनों चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है वो एक सभी नेचुरल सोर्स में से ही एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जितनी टोटल एरिया है अर्थ सरफेस का, उसमें से 30% लैंड है और 70% जो है वो ओशन बॉडी ने घेरा हुआ है, ये सभी को पता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इस 30% जो लैंड में से भी पूरे पार्ट्स अर्थ के, पूरे पार्ट्स लैंड के जो हैं वो हैबिटेबल नहीं है, यानी सारे पार्ट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है पॉपुलेशन की पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स टू पार्ट्स, तो ये किसकी वजह से होता है? ये मेनली ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। किसी जगह की लैंड कैसी है और क्लाइमेट कैसा है, उसी की वजह से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forest areas, normally sparsely populated or inhabited। दोस्तों, स्पार्सली पॉपुलेटेड का मीनिंग होता है बहुत दूर दूर रहना। कहता है जो फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, माउंटेन्स वाले एरियाज़ हैं, जहाँ डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बड़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी दूर दूर रहते हैं। स्कैटर्ड पॉपुलेशन आप जिसको बोल सकते हो। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन्स और रिवर वैलीज जो हैं वो ऑफ़र करती हैं पीपल्स को एक फर्टाइल लैंड और प्लेन लैंड, तो जो अट्रैक्ट करती हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी रिवर वैलीज़ में और प्लेन एरियाज़ में ही है। दोस्तों, अनदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। जो हमारी 30% लैंड है उसको अगर हम 100% में कन्वर्ट करें तो फिर 90% टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो सिर्फ 30% लैंड पे है। बाकी जो 70% लैंड है हमारी, वहाँ पे ओनली 10% पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बड़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। जहाँ हम बोल सकते हैं बहुत दूर दूर घर है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं। वो कौन सी प्लेसेस है दोस्तों? आप सबको पता है डेजर्ट्स में पॉपुलेशन बहुत कम होती है। डेजर्ट्स वाले जैसे हमारा अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है, तो वो वहाँ पे तो पॉपुलेशन नहीं है। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं लैंड पे भी जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो लैंड के यूसेस क्या हैं आप सभी को ही पता है। People and their demand are ever growing but the availability of land is limited। दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जो डिमांड्स हैं फ्रॉम नेचर से वो भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड है हमारे अर्थ पे वो तो लिमिटेड ही है, वो तो नहीं एक्सपेंड हो रही। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी होती है वो भी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। यानी जो सिटी एरियाज़ के यानी प्लेन एरियाज़ के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं लैंड, जो फर्टाइल लैंड है यानी जो एग्रीकल्चर के काबिल लैंड है, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं,
फ्लैट्स बना रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं बाय कटिंग द ट्रीज़। तो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, साइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। जो हम रूरल एरियाज़ में लैंड की एक्सपेंशन करते हैं तो फॉरेस्ट को काटते हैं, तो इससे होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन होती है। और डिफॉरेस्टेशन होने के बहुत सारे नुकसान हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, सॉइल इरोजन होती है, डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। तो ये सारे थ्रेट्स हैं जो इन्वायरमेंट को है। विकास किसके कारण है? ये एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण। अब क्या क्या मेथड्स हैं कंजर्व करने के लैंड रिसोर्स को, हम पढ़ते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फेयर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई डिमांड्स जो है वो डिस्ट्रक्शन कर रही हैं लगातार फॉरेस्ट कवर की, और जिससे लैंड जो है अरेबल लैंड बन रही है और जिससे बहुत डर है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को खो सकते हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन लैंड मस्ट बी चेक्ड। जो प्रेजेंट रेट है, जो आज का जिस तेज़ी से हम लैंड की डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसको मस्ट भी चेक किया जाना चाहिए। दोस्तों, एफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है, डिफॉरेस्टेशन मीनिंग होता है प्लांट को काटना, एफॉरेस्टेशन का मीनिंग हो गया प्लांट्स को लगवाना। तो हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, प्लांट लगवाने चाहिए, लैंड रिकॉलमेशन करनी चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यानी हम जो दवाइयाँ अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उनको लिमिटेड यूज़ करना है ताकि हमारी लैंड को कुछ नुकसान ना हो। एंड फर्टिलाइजर को भी लिमिटेड यूज़ करना है ताकि हमारी लैंड को नुकसान ना हो। और ओवर ग्रेजिंग भी, ये सारे कुछ मेथड्स हैं, ओवर ग्रेजिंग कम करनी है। ये सारे मेथड्स हैं जो साइल को कंजर्व कर सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइल में वेदरिंग यूज़ होगा। तो वेदरिंग की मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूं कि वेदरिंग का मीनिंग होता है रॉक्स का टूटना छोटे छोटे पीसेस में अंडर द टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं, तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइल के बारे में। दोस्तों, साइल की अगर मैं आपको प्रोफाइल बताऊं तो सबसे ऊपर जो होती है वो हमारी टॉप लेयर रहती है, जो ह्यूमस वाली लेयर होती है, जो जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है वेजिटेशन का या एनिमल्स का। फिर नीचे सब साइल रहती है जिसमें सिल्ट और क्ले रहता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी नीचे रहती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, और नीचे रहती हैं हार्ड रॉक, पेरेंट रॉक। तो ये वाली जो पेरेंट रॉक वाली होती है ये थोड़ी हार्ड लेयर होती है। ये था दोस्तों प्रोफाइल ऑफ साइल। नेक्स्ट हम चलते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साइल। जो ऊपर लैंड के ऊपर जो ग्रीन सा सबस्टांस हमें पाया जाता है अर्थ के ऊपर, उसको हम साइल बोलते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड और साइल का क्लोजली रिलेशन है आपस में। साइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। साइल किसकी बनती है? मिनरल्स की, वेदर्ड रॉक्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, जो लैंड के ऊपर पाया जाता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये होता किस प्रोसेस से है? वेदरिंग की प्रोसेस से। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द साइल फर्टाइल। यानी अगर सही मिक्सचर बना हो मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का और वेदर्ड रॉक का, तो साइल जो है वो वहाँ की फर्टाइल होती है। नेक्स्ट दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ साइल फॉर्मेशन। अब साइल बनने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। द मेजर फैक्टर्स ऑफ साइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। वहाँ की पेरेंट्स रॉक कैसी हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये फैक्टर भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ साइल पे। अनदर फैक्टर जो है आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ साइल फॉर्मेशन। उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, उस एरिया का जो रोल रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का भी रोल रहता है, और कितना टाइम ये साइल को लगा है बनने के लिए, वो भी साइल फॉर्मेशन का रोल फैक्टर रहता है। तो ये सारे फैक्टर जो मैंने बताया आपको, ये प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफर करते हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ साइल। 1 सेंटीमीटर ऑफ साइल बनने के लिए भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स
लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब किन किन प्रोसेसेस से डिग्रेडेशन जो है साइल की हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको कंजर्वेशन मेजर्स बताऊंगा। साइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू साइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ साइल। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ह्यूमंस बींग्स की वजह से ही साइल की डिग्रेडेशन हो रही है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होती है, लेकिन उनसे कैसे हम साइल को कंजर्व कर सकते हैं वो हम सारा पढ़ेंगे। फैक्टर्स विच लीड टू साइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर पेस्टिसाइड्स, रेन वाश और लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये जो रेन वाश वाला हो गया और लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स वाला हो गया, ये तो हो गए नेचुरल, और जो डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है, ये ह्यूमंस के हो गए, ये ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे हम साइल को कंजर्व कर सकते हैं वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों मल्चिंग। मल्चिंग का क्या मीनिंग है? द बेयर ग्राउंड between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain moisture. हम क्या करेंगे, जो बेयर लैंड हमारी होगी, नंगी लैंड होगी जो, वहाँ पे हम एक मैटर लाइक स्ट्रा यानी ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा की एक लेयर सी अगर हम वहाँ पे डलवा दें तो वो हेल्प करती है उस एरिया का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, उस साइल का मॉइस्चर रिटेन करने के लिए ये प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहाँ पे हेल्प करेगा। तो इससे भी जो है साइल इरोजन जो है वो बच सकती है। फिर दूसरा है दोस्तों कंटूर बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, साइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। दोस्तों इसका मीनिंग ये है, सपोज करो अगर कोई थोड़ी स्लोप वाला एरिया है तो पानी का जो फ्लो है इस तरफ स्लोप है एरिया की, अगर इस तरफ स्लोप है तो पानी का जो पानी का बहाव रहेगा वो भी ऐसे ऐसे रहेगा। तो अगर हम इस तरह के बैरियर्स अपनी फील्ड में लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी फील्ड में जो वहाँ पे पानी जो है वो रुक सकेगा, पानी रुक सकेगा तो साइल इरोजन नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं कंटूर बैरियर्स। नेक्स्ट दोस्तों, ये साइल क्या क्या फैक्टर्स हैं साइल के वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दी, ये मैं आपके लिए फिगर के तरीके से भी लाया हूँ। सबसे पहले वहाँ की पेरेंट रॉक्स कैसी हैं, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द साइल। फिर वहाँ का रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, आल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द अकोमुलेशन ऑफ साइल, यानी थिन साइल होगी या थिक साइल होगी वो वहाँ के रिलीफ मेजर करेंगे। फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, वहाँ पे कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस डेवलप होगा साइल के ऊपर वो कौन मेजर करेगा, फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर टाइम डिटरमाइन करेगा कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ साइल प्रोफाइल, साइल की प्रोफाइल की थिकनेस कितनी होगी, वो कितना टाइम लगा साइल बनने के लिए वो टाइम मेजर करेगा। फिर क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, और क्लाइमेट जो है उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वेदरिंग प्रोसेसेस कौन डिटरमाइन करेगा, क्लाइमेट करेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी जगह की साइल फॉर्मेशन के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम मेथड्स पढ़ लेते हैं। फिर हम रॉक डैम्स बना सकते हैं। दोस्तों रॉक डैम का मीनिंग हो गया कि जैसे अगर कोई रॉकी वाली जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स हैं तो हम कोशिश करेंगे कि माउंटेन एरिया हो गया, सपोज कर लो रॉक्स है माउंटेन्स पे बड़ी बड़ी, तो फिर हम वहाँ पे रॉक डैम का मीनिंग है हम छोटे छोटे ऐसे डैम बना लें जिससे थोड़ा पानी जो है वो पहाड़ियों पे भी रुक सके, रॉक्स के भी रुक सके, ताकि एकदम से पानी बह के नीचे ना आ जाए, तो उसकी वजह से भी साइल इरोजन होती है। तो पानी थोड़ा पहाड़ियों पे भी रुके, यानी रॉक डैम वर्ड बोला गया, यानी रॉक के ऊपर डैम्स जो हैं वो डेवलप करें छोटे छोटे। दूसरा दोस्तों टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग आप सभी को पता है, पहाड़ी एरियाओं में जो टेरेस फार्मिंग होती है, छोटे छोटे लंबे लंबे खेत बनाए जाते हैं ताकि साइल जो है वो बह ना जाए पानी के साथ और पानी थोड़ा रुके पहाड़ियों पे, तो उस फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्लोप है माउंटेन्स की तो उनकी ऐसे लंबी लंबी फील्ड रहती हैं ताकि जो पानी का बहाव है वो एकदम से ना चला जाए, थोड़ा पानी हमारी फील्डों में रुके, तो ऐसी फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं और टेरेस फार्मिंग माउंटेन एरिया में होती है। अब दोस्तों इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द साइल फ्रॉम रेन वाश,
यानी कहता है कि हम साइल को नंगा ना छोड़ें ताकि हैवी रेनफॉल हो और साइल हमारी सारी बह जाए। हम इंटरक्रॉपिंग करते रहें ताकि साइल में जो है प्लांट लगे ही रहें किसी ना किसी के, तो हैवी रेनफॉल होने से भी हमारी साइल जो है वो वाश ना हो। दूसरा है दोस्तों कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग का मीनिंग है दोस्तों, इसका भी वही मीनिंग है दोस्तों। अगर सपोज करो इस तरह से स्लोप है माउंटेन्स की, तो अगर हम, और आपको पता है अगर ऐसे स्लोप होगी तो पानी भी ऐसे ही आएगा, लेकिन अगर पता है आपको कि अगर हम प्लोइंग भी ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे अगर हम प्लोइंग करेंगे तो फिर तो पानी की जो नालियाँ बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी, तो बहुत जल्दी हमारी साइल जो है वो इरोड हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बजाय हम इस तरीके से प्लोइंग करेंगे, इस तरीके से प्लोइंग करेंगे तो फिर एक बैरियर सा बनेगा, पानी के जो बहाव होगा उसको थोड़ा बैरियर बनेगा, तो पानी जो है वो फील्ड में थोड़ा रुकेगा। तो इसको बोलते हैं हम कंटूर प्लोइंग, यानी कंटूर के अलांग प्लोइंग करना। दोस्तों प्लोइंग का मीनिंग सभी को पता है, हल जोतना होता है, और जैसे भी आप समझ लो कोई हल जोत रहा है, कोई ट्रैक्टर से कर रहा है, तो प्लोइंग उसी का मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों शेल्टर बेल्ट है। तो इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement of the forest, protect soil cover। दोस्तों ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में और डेजर्ट एरिया में ये वाला प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपका यहीं कहीं समुंदर है, ठीक है, समुंदर से आपको पता है समुंदर से तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो कोस्टल एरिया, सपोज़ करो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रीज़ लगाएंगे, हम यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ लगाएंगे, ताकि जब भी तो विंड्स जो है वो तेज़ विंड्स जो है समुंदर की तरफ से आएँ और वो हमारी फील्ड की साइल उड़ाएं ना, वहाँ से उड़ा के ना ले जाएं, वो ये जो प्लांट्स होंगे बड़े बड़े, ये उस तूफ़ान को, उस विंड को रोकेंगे। तो ये जो बैरियर प्लांट जो है वो एक बैरियर सा डेवलप कर देंगे उस विंड को जो समुद्र की तरफ से कोस्टल एरियाज़ में आ रही थी। तो इस प्रोसेस को हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में और डेजर्ट वाले एरियाज़ में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये थे कुछ मेथड्स आपको साइल कंजर्वेशन कराने के, वो मैंने आपको समझा दिए। साइल किस किस तरह से हमारी जो है वो डिप्लेशन हो रही है और क्या क्या मेथड्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोस्तों जल्दी ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वाटर, कैसे कैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है और कैसे कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, और कैसे कैसे हमारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन ख़त्म हो रहा है, और कैसे कैसे हम अपने वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो हमारा अप्रोच है पढ़ाने की वो इस तरीके से है कि आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकें। ये ना हो कि अगर हम आपको शार्ट बताएं तो आप, जैसे अभी JK AS के KS के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उनमें हम आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं ताकि आपको थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज हो। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार।